नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं हमारा खास शो योर मनी, जहां पर हम पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हुए तमाम मुद्दों को छूते हैं। हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी मदद करते हैं ये जानने में कि पर्सनल फाइनेंस प्लान करना कितना इम्पोर्टेंट होता है, अपने फ्यूचर को प्लान करना बहुत ज़रूरी है और किस तरीके से आप अपने गोल्स को हासिल कर सकते हैं और हर इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो योर मनी में आज भी हम आपकी तमाम क्वेरीज शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आप इस शो का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। तो आप नोट कर लीजिए तरीका, क्योंकि आप ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए हमारे शो में आ सकते हैं। mf@moneycontrol.com ये हमारा ईमेल आईडी है। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। #आस्क आवाज योर मनी के लिखिए आप फेसबुक पर, ट्विटर पर, CNBC आवाज के हैंडल पर जाकर और अपने सवाल आप हमें भेज दीजिए। तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए हमारे साथ इस शो में कनेक्ट हो सकते हैं। तो आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं वो फिनफिक्स रिसर्च एनालिटिक्स की फाउंडर प्रबलीन वाजपेयी हैं और उनसे हम चर्चा करेंगे, आपकी क्वेरीज पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि एसेट एलोकेशन किस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि प्रबलीन हम आमतौर पे जब अपने मेहमानों से बातचीत करते हैं तो एक कॉमन वर्ड बहुत यूज होता है, वो ये कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। तो मैं आज आपसे ये समझना चाहती हूँ क्वेरीज लेने से पहले कि हम म्यूचुअल फंड्स की बात भी करते हैं, हम ट्रेडिशनल प्लान्स की बात भी करते हैं, PPF की बात करते हैं, FDs की बात करते हैं, गोल्ड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो एक्चुअल में अगर कोई पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहता है, ये समझना चाहता है कि कितना किस एसेट में एलोकेट करना चाहिए, तो प्लीज आप हमारे उन व्यूअर्स की हेल्प कीजिए। नमस्कार दीपाली। बिल्कुल आपने सही बोला कि जो एसेट एलोकेशन है वो एक तरीके से देखें तो नींव होती है हर पोर्टफोलियो की। बिकॉज अगर आपकी नींव मजबूत है तो आपका पोर्टफोलियो आगे चल के डगमगाएगा नहीं ड्यूरिंग डिफरेंट मार्केट कंडीशंस, क्योंकि हर एसेट क्लास की एक अपनी हिस्ट्री होती है, अपनी एक उसका बिहेवियर होता है। तो इन्वेस्टर्स के लिए इन तमाम चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि अगर वो इक्विटीज में पैसा डाल रहे हैं तो उसका क्या बिहेवियर है, उसके हिस्टोरिकल रिटर्न्स कैसे रहते हैं, किस तरीके के उतार चढ़ाव आते हैं उस एसेट क्लास पे। रियल एस्टेट हो गया, रियल एस्टेट में किस तरीके के रिटर्न्स रहते हैं, क्या उतार चढ़ाव आते हैं, और हर एसेट क्लास की अपनी प्रॉपर्टीज हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। एंड जो एसेट एलोकेशन है और ये डिफरेंट एसेट क्लासेस हमारे पास हैं, हमारे पास कई बार ये देखा गया है कि इन्वेस्टर्स को कुछ एक या दो एसेट क्लास से बेहद प्यार हो जाता है जिसको बोलेंगे, या उनकी बहुत प्रेफर्ड चॉइस बन जाती है, स्पेशली इंडियंस। बिकॉज आई थिंक रियल एस्टेट एंड गोल्ड, जैसे RBI की रिपोर्ट भी बताती है कि 80 to 85% पैसा इंडियंस का रियल एस्टेट एंड गोल्ड में है। तो ये हमारे प्रेफर्ड एसेट क्लासेस हैं एज अ सोसाइटी। दौर थोड़ा बदल रहा है तो हमें इक्विटीज भी चाहिए जहां पे लोग ज्यादा जीते हैं, देयर इज लॉन्जेविटी ऑफ लाइफ और उनको इन्फ्लेशन को बीट करने की जरूरत है। आपको साथ में फिक्स्ड इनकम भी चाहिए, जैसे EPF प्रोडक्ट्स हो गए, PPF हो गया, क्योंकि आपको कुछ स्टेबिलिटी भी चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। यानी कि हर एसेट क्लास जो एक अपनी प्रॉपर्टी लेके आता है, पहली बात उसको समझना बहुत जरूरी है। सेकंड, उससे ही आपकी जो रिटर्न एक्सपेक्टेशंस हैं वो सही सेट हो पाती हैं उस पर्टिकुलर एसेट क्लास के लिए। और जब हम सारी चीजों को एक सही मात्रा में जोड़ते हैं कि कितना इक्विटी एलोकेशन, कितना हमारे पास डेट होना चाहिए, आई थिंक दीपाली वो टाइम है जब आपका एक जिसको बोलेंगे रोबस्ट और मजबूत पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का बन सकता है। और कुछ पुरानी रिपोर्ट्स हैं, स्टडीज भी की गई हैं जो एक्चुअली हमें दर्शाती हैं कि सिर्फ स्कीम ढूंढते रहने से या बेस्ट शेयर कौन सा है या मैं कहाँ बेस्ट प्रॉपर्टी ले लूं, उससे आपके रिटर्न नहीं बनते हैं। जो एक रोबस्ट पोर्टफोलियो है वो आपके 90% तक आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को गवर्न करता है। यानी कि हर एसेट क्लास की एक इंपॉर्टेंस है और उसको उसी मात्रा में अपने गोल्स, आपकी एज, रिस्क एपेटाइट के तहत समझ के उसको आपको वो पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। हाँ बिल्कुल। और आपके गोल्स, आपकी एज, आपके रिस्क लेने की कैपेसिटी, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं ही जब आप अपना एसेट एलोकेशन करते हैं। बट जो यहाँ पर प्रबलीन ने समझाया उसके मुताबिक इतना मान के चलिए कि थोड़ा इक्विटी,
ज्यादा इक्विटी, थोड़ा गोल्ड और थोड़ा सा ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट भी आप चुन सकते हैं। ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट इन द सेंस थोड़ी सेफ इन्वेस्टमेंट्स भी, जहां पर फिक्स्ड रिटर्न्स आमतौर पे मिलते हैं। तो ये एक आइडियल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपके पास टाइम है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो उसी हिसाब से आपका एक्सपोजर होना चाहिए। और आमतौर पे हमारे तमाम एक्सपर्ट्स यही कहते हैं कि आपका ज्यादा एक्सपोजर इक्विटी में होना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। लेकिन चलिए बिना देरी किए अब सवालों को करते हैं शामिल। और हमारे साथ अमनदीप सिंह दिल्ली से फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमनदीप जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। गुड इवनिंग मैम। मैंने एक्चुअली अपने गोल्स डिसाइड किए थे। तो गोल्स में मेरा रिटायरमेंट था जो कि 4 करोड़ का है। उसमें किड्स एजुकेशन एंड किड मैरिज एंड उसमें रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एंड कमर्शियल प्रॉपर्टी भी था। तो मतलब रिटायरमेंट पे आई एम एक्सपेक्टिंग 4 करोड़ रुपए विच इज आफ्टर 23 इयर्स। और एजुकेशन पे, चाइल्ड एजुकेशन पे अप्रोक्स 1 करोड़ आफ्टर 15 ईयर्स। और अप्रोक्स मैरिज पे 40 लाख आफ्टर 20 इयर्स। एंड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो कि मैं आफ्टर 8 ईयर 50 लाख एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो कि गोल है। एंड कमर्शियल प्रॉपर्टी 40 लाख आफ्टर 10 ईयर। ठीक है, अब आप ये बताइए, आपके जो म्यूचुअल फंड्स हैं, आपने 4 फंड्स हमें भेजे हैं जिसमें 4,000 से लेकर 10,000 आपकी इन्वेस्टमेंट्स है। ये आपकी SIPs हैं? और अगर हाँ तो कब से आपकी SIPs चल रही हैं? अब करंटली मतलब मेरे को 3 साल अप्रोक्स हो गए हैं। और करंटली म्यूचुअल फंड्स में मेरा 4 लाख रुपीज है एज ऑफ डेट। और ये मंथली SIPs है मेरी। और मेरा डायरेक्ट इक्विटी में भी है एक्सपोजर जो कि अप्रोक्स 8 लाख है। और मंथली में डायरेक्ट इक्विटी में तो भी 12 लाख आपका इक्विटी में हो गया फिर? डायरेक्ट में। ओके, हाँ जी। चल ठीक है। तो प्रबलीन, आपको हालांकि आपको समझ में आया होगा जो उन्होंने बताया। 4 म्यूचुअल फंड्स हैं, फंड्स आपके पास हैं, इनके इसमें 4,000, 5,500, 8,000, 10,000 के SIPs कर रहे हैं। इनका पोर्टफोलियो इनफैक्ट काफी डाइवर्सिफाइड है। इनके पास NPS भी है 5,000 रुपए महीना, PPF भी है, इक्विटी में भी 10,000 रुपए शेयर्स में डायरेक्टली डाल रहे हैं। तो थोड़ा कैलकुलेशन करके बताइए पहले तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स पर आप कमेंट्स, प्लस जो इनके गोल्स हैं, क्योंकि 5 गोल्स इन्होंने डिफाइन किए हैं। हालांकि घर लेने के लिए उन्होंने सिर्फ 50 लाख का टारगेट रखा है। आई एम नॉट श्योर कि ये अपने इस टारगेट को पूरा कर पाएंगे कि नहीं इस अमाउंट से, कंसीडरिंग इन्फ्लेशन प्लस प्रॉपर्टी प्राइसेस। बट स्टिल अगर इनकी कैलकुलेशन के हिसाब से जाएं तो क्या सजेशन इनके पूरे पोर्टफोलियो पर आपकी ओर से होगा? बिल्कुल दीपाली, 5 गोल्स हैं और ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फंड्स बुरे नहीं है, फंड्स इनके ठीक हैं। 27,500 की आई थिंक SIPs हो जाती हैं और करीबन 10,000 इनका डायरेक्ट इक्विटी में भी एलोकेशन रहता है महीने का, प्लस NPS है। सो प्रोडक्ट वाइज इनने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर किया है। PPF भी है विच इज वेरी नाइस बिकॉज एक फिक्स्ड इनका पोर्टफोलियो भी इनके पोर्टफोलियो को मिल रहा है एक एंगल। अगर मैं गोल्स की बात करूं उस हिसाब से इनकी जो SIP अभी जा रही है इंक्लूडिंग हिज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो थोड़ा सा फॉल शॉर्ट करेगी। मैं यहाँ पे इनको सजेस्ट करूंगी जो PPF है, मैं थोड़ा एलोकेशन सजेस्ट करना चाहूंगी कि NPS तो अपने रिटायरमेंट पे रखिए, PPF को अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए डाइवर्ट कर लें बिकॉज वो गोल भी उनका 15 साल दूर है और तब तक मैच्योरिटी हो जाएगी तो उनको हेल्प करेगा उस टाइम पे। जो डायरेक्ट इक्विटी एक्सपोजर है ये इनके बच्चे की शादी का आराम से केटर कर सकता है। इनफैक्ट हाफ द SIP ऑल्सो उससे केटर हो जाएगा। जो थोड़ा सा मुझे दिक्कत लग रही है वो जो अभी इनके नियर टर्म गोल्स हैं, जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एंड एक और कमर्शियल प्रॉपर्टी एंड जैसे आपने बताया जो प्राइसेस इनने अभी डाले हैं, क्या ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड हैं, क्या ये उतना फोर्सी करके चल रहे हैं, आई थिंक ये कुछ चीजें हैं। तो अगर मैं इन गोल्स को भी लेके चलूं तो इनको 25-26 हजार की एडिशनल SIP करने की जरूरत है बेस्ड ऑन द कैलकुलेशंस ऑफ 11% कंपाउंडेड रिटर्न्स। बहुत हाई रिटर्न्स नहीं मैं ले रही हूँ दीपाली, यहाँ पे ब्रॉडर मार्केट्स के रिटर्न्स लेके चल रही हूँ बिकॉज कल को टैक्सेशन भी होती है। सो अराउंड 11% रिटर्न्स। एंड 2 चीजें मैं और यहाँ बोलूंगी कि सारी इनकी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो एक्टिव फंड्स में है, कुछ भी पैसिव में नहीं है। तो जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स करें वो थोड़ा वहां पैसिव फंड्स का एलोकेशन ले जिससे एक अपना कोर स्ट्रक्चर बना सकते हैं पोर्टफोलियो का। ठीक है, चलिए तो सजेशंस आपको दिए गए हैं और जो आपके गोल्स हैं वो भी आप हासिल कर पाएंगे। जो फंड्स आपके पास फिलहाल शामिल हैं उसमें कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है।
तो पीपीएफ के जरिए बच्चे की पढ़ाई का गोल पूरा होगा, एनपीएस के जरिए आपके रिटायरमेंट के टारगेट पूरे होंगे, डायरेक्ट इक्विटी स्टॉक में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहां पर उसके जरिए आप बच्चे की शादी का जो सपना है वो पूरा कर सकेंगे। हाँ, लेकिन जो भी स्टॉक आप चुन रहे हैं आप उन स्टॉक्स पर भी एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेकर अपनी एसआईपी कंटिन्यू कीजिए। और हाँ, हमेशा से ही इन्फ्लेशन फैक्टर को ध्यान में रखते हुए जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े आप अपनी म्यूचुअल फंड्स में जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको रेज करते चले। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले कॉलर से बातचीत करेंगे। राकेश कुमार है हमारे साथ फोन लाइन पर। राकेश जी गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैडम, मेरा नाम राकेश कुमार है, मैं 62 ईयर्स ओल्ड हूँ। आफ्टर रिटायरमेंट मैंने जो है अपना 60% फंड जो है वो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में लगाया, जैसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, प्रधानमंत्री वय योजना, आरबीआई बॉन्ड एंड डेब्ट फंड। और जो 35-40% फंड जो है वो मैं एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। पिछले 1 साल से मैं 76,000 की मंथली एसआईपी कर रहा हूँ। 8 फंड है, 5,000 रुपीज एक्सिस ब्लू चिप फंड में, 8,000 रुपीज एक्सिस फोकस 25 फंड में, 8,000 रुपीज एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड में, 8,000 रुपीज एक्सिस मिड कैप फंड में, 10,000 रुपीज आईसीआईसीआई प्रूफ टेक्नोलॉजी फंड में, 10,000 मेरा एसेट मर्जिन ब्लू चिप में, 10,000 पर मंथ एसबीआई फोकस इक्विटी फंड में एंड 17,000 रुपीज पर मंथ ऑन पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में। तो मेरा लक्ष्य ये है कि आफ्टर द एज ऑफ 67 ईयर्स में मैं इस फंड वेल्थ को जो है आगे के खर्चे के लिए वेल्थ क्रिएट करना चाहता हूँ। और ये मैं मानना चाहता हूँ कि जो मैंने फंड सिलेक्ट किए ये ठीक है कि इनमें कुछ बदलाव होगा और 90 लाख रुपीज मैं एकोमोडेट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो इनके फंड्स हैं प्रबलीन आपके पास ऑलमोस्ट 8 म्यूचुअल फंड्स में ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। 76,000 की इनके एसआईपीज चल रही हैं ऑलरेडी। इंपॉर्टेंट ये है कि 62 इयर्स के ये हैं और 6 साल बाद इनको 90 लाख चाहिए और अपनी एज के हिसाब से इन्होंने पोर्टफोलियो तो काफी अग्रेसिव क्रिएट किया हुआ है। कुछ चेंजेस सजेस्ट करेंगे प्लस इनके गोल्स पर आप कमेंट। जी, 1-2 चीजें मैं यहाँ पे राकेश जी को बताना चाहूंगी। पहली बात तो इनकी जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत अच्छी है कि अपने मंथली खर्चे के लिए आपने फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स में अपना पैसा लगाया है, सारी गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम्स में, और आप थोड़ा एलोकेशन जो फ्यूचर इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए एसआईपीज के थ्रू लगा रहे हैं। बट राकेश जी, एक तो 8 फंड है, डुप्लीकेशन हो जाती है। जैसे एक्सिस ब्लू चिप लीजिए और एक्सिस फोकस 25 लीजिए तो लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड्स हैं दोनों ही। 62% का ऑलमोस्ट पोर्टफोलियो ओवरलैप है यहाँ पे। उसके बाद आपके पास सेक्टोरल फंड है जो थोड़े रिस्की हो जाते हैं और आपका जो टाइम होराइजन है वो अब अराउंड 5 इयर्स है। तो वहां पे भी मैं सजेस्ट करूंगी कि सेक्टोरल फंड्स को आइडियली आपको अवॉइड करना चाहिए इस टाइम पे। आईटी सेक्टर क्योंकि थोड़ा बैठा हुआ है तो अभी एकदम मत रोकिएगा वरना रिकवरी में टाइम लगेगा। अभी आप थोड़े टाइम के लिए कंटिन्यू कर लीजिए, उसके बाद में भी आप इस एसआईपी को स्टॉप करके एक मैं बोलूंगी कि प्लीज थोड़ा पैसिव फंड्स को ऐड कीजिए। आपके एज में 2 या 3 फंड्स अगर एक बेसिक कोर स्ट्रक्चर हम लेके चले, आप निफ्टी 50 के इंडेक्स में डाल देंगे तो भी आपके लिए बहुत है। जैसे मार्केट के रिटर्न्स हैं वैसे आपको मिल जाएंगे। और जो भी आपकी एसआईपी है ये अगर मैं 10 से 11% के रिटर्न पे लेके चलूं कि आपको 5 साल में मिल सकता है, क्योंकि एज आप अपने गोल के करीब आ जाएं आप प्लीज इक्विटी से थोड़ा डेट की तरफ भी मूव करिएगा। तो आप इस 90 लाख को नहीं एक्यूमुलेट कर पाएंगे, करीबन 60 लाख तक आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जो 90 लाख का अमाउंट है उसके लिए हमें बहुत ज्यादा रिटर्न चाहिए, 25% के कंपाउंडेड रिटर्न चाहिए, जो बिल्कुल एक्सपेक्ट करना भी गलत होगा और उतना मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो थोड़ा रिटर्न एक्सपेक्टेशंस को ध्यान में रख के मैं बोलूंगी आप 60 to 65 लाख एक्यूमुलेट कर पाएंगे। और थोड़ा सा पैसिव्स को जोड़िए एंड मे बी यू कैन रिड्यूस, आप जो नंबर ऑफ फंड्स हैं उनको थोड़ा सा कम कर सकते हैं, डुप्लीकेशन हो रही है थोड़ी। ठीक है, चलिए, तो जो फंड्स की डुप्लीकेशन हो रही है उसको थोड़ा सा करेक्ट आपको करना है, तो बैलेंस करने की जरूरत है। लार्ज, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, सेक्टोरल फंड्स की जो ये कैटेगरी है इन सबके एक फंड रखिए, ज्यादा फंड मत रखिए। कोई पैसिव फंड नहीं है उसको आप एक ऐड कर लीजिए। और साथ ही अगर मान के भी चलें कि 10 से 11% का भी मिनिमम रिटर्न मिला आपको तो अगले 5 साल में 60 लाख आप कमा सकेंगे। तो डेट थोड़ा सा जो रीबैलेंसिंग करने की जरूरत है आपको अपने पोर्टफोलियो में। सुमित कौशल पंजाब से हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम। मेरे 4 फंड एसआईपी चल रहा है। एक तो आदित्य बिरला सम लास्ट में है, उसका एक
ओके। इसमें 1000 का SIP है और आदित्य बिरला सनलाइफ फ्लेक्सी कैप फंड में 1000 का SIP है। IDBI फ्लेक्सी कैप फंड में 2000 का है और IDBI लॉन्ग टर्म वैल्यू फंड में 1500 का है। और जो मेरा जो गोल है वो 10 साल में 15 लाख तक इसमें रिटर्न मिल सकता है मुझे, और यहाँ पर SIP मुझे बढ़ानी चाहिए और इसी फंड के साथ कंटिन्यू करना चाहिए। तो यानी अच्छा, आपने ये SIPs कब स्टार्ट की हैं 5,500 के आसपास की? एक साल हो गया। 1 साल हो गया। तो 1 साल से 5,500 की टोटल SIPs चल रही हैं। 4 फंड्स हैं, 10 साल में 15 लाख का टारगेट है। तो पहले तो इनके फंड्स प्लस इनके टारगेट पर आप एक कमेंट, अगर टारगेट अचीव करना हो तो कितना अमाउंट इनको इंक्रीज करना पड़ेगा SIPs में, प्रबलीन? जी दीपाली, एक इनके पास लार्ज मिड कैप फंड है, फ्लेक्सी कैप में 2 हैं और एक वैल्यू फंड है। तो अगर मैं एक रेगुलर पोर्टफोलियो की बात करूं तो जैसे वैल्यू फंड वगैरह हम एक सैटेलाइट का हिस्सा मानते हैं, आपके कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं मानते हैं, तो ये अवॉइडेबल हैं। प्लस आपने जो IDBI का, जैसे आपके पास फ्लेक्सी कैप फंड है, इनका AUM बहुत छोटा है, तो अगर आपने रेगुलर फंड लिया होगा तो 2.5% का एक्सपेंस रेशियो है। अगर आपने डायरेक्ट भी लिया होगा तो भी 1.2% का तकरीबन इसका एक्सपेंस रेशियो है। तो महंगे हैं आपके, जहां पे AUM छोटा होता है वहां कई बार जो एक्सपेंस रेशियो है हाई हो जाते हैं, वो आपके रिटर्न्स को थोड़ा डैम्पन करेंगे। 5,500 की जो ओवरऑल SIP है और आप 1 साल से लगा रहे हैं, करीबन अगर हम 11% का भी रिटर्न ले तो आपका थोड़ा अराउंड 2 लाख तक का शॉर्टफॉल होगा, पर आप ब्रॉडली पहुंच जाएंगे। तो मे बी अगर आप 1,500-2,000 से अपनी SIP बढ़ा देंगे तो आप बहुत कंफर्टेबली अपनी उस पे पहुंच पाएंगे जो गोल है आपका। यहाँ पे थोड़ा ओवरलैप भी है 40 से 50% का, क्योंकि आपके पास एक ही कैटेगरी से 2 स्कीम्स हैं। तो अगेन मेरा सजेशन रहेगा कि आपका जो मिड कैप लार्ज कैप एलोकेशन है वो ही ज्यादा है। एक मिड कैप इंडेक्स फंड या एक एक्टिव फंड मिड कैप कोई अच्छा, चाहे कोटक का, एक्सिस का आप उठा सकते हैं या DSP का। एंड एक मैं बोलूंगी कि आप इनमें से कुछ स्कीम्स को बंद करके एक ही कंटिन्यू करिए बेसिकली, बिकॉज अभी आपका टाइम होराइजन है, अभी करेक्शन कर लीजिए अपने पोर्टफोलियो में और टोटल 3 से ज्यादा स्कीम्स ना रखें। ठीक है, तो थोड़े से आपको चेंजेस यहाँ पर सजेस्ट किए गए हैं और उनको फॉलो कीजिए सुमित, और उसके बाद आप अपने गोल को अचीव कर सकेंगे। 11% का रिटर्न भी मिला तो भी 12 लाख आप जोड़ लेंगे और 15 लाख का तो आपका टारगेट है ही, तो टारगेट के नजदीक जरूर पहुंचेंगे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी। तो पैसिव फंड आप ऐड करेंगे तो बेहतर रहेगा। अच्छा प्रबलीन, क्विकली, आपने पहले राकेश जी को भी जब आंसर किया तो पैसिव फंड का जिक्र किया, प्लीज 1-2 फंड्स के नेम सजेस्ट कर दीजिए व्यूअर्स को। दीपाली, मैं जितने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज हैं वहां पे पैसिव इसलिए बोलूंगी बिकॉज जो हमारे पास रिटर्न्स में जो एक वो देखा जाता है ना कि जो बेस्ट परफॉर्मिंग और वर्स्ट परफॉर्मिंग में डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है कई बार। तो यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो बनाने के लिए पैसिव एक अच्छी शुरुआत हो जाती है। और मिड कैप्स में मैं बोलूंगी 150 इंडेक्स एक अच्छा है। 2-3 फंड हाउसेज हैं जहाँ पे इसका चुनाव कर सकते हैं। ICICI का है, मोतीलाल का है, आई थिंक उनमें से कोई भी, और आई थिंक आदित्य बिरला का भी है। एक मिड कैप इंडेक्स फंड लिया जा सकता है, मिड कैप 150 इंडेक्स। एंड पैसिव की बुक की बात हो रही है तो मैं बोलूंगी कि थोड़ा गोल्ड पे एक्सपोजर भी ले सकते हैं इवन SIPs के थ्रू, क्योंकि वहां पे इन्वेस्टर को चाहे 500 से 1000 रुपए भी महीने का डाल सकते हैं और बुरे वक्त में दीपाली वो इंसुलेट कर देता है इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो को, जो जब देखते हैं कि स्टॉक मार्केट्स उतना अच्छा नहीं कर रही हैं। इसके अलावा एक्टिव फंड्स में आई वुड से एक फ्लेक्सी कैप फंड, वन ऑफ माय लाइकिंग्स वुड बी लाइक DSP देख सकते हैं। काफी पुराना फंड है और अभी AUM भी बहुत ह्यूज नहीं है कि मैनेजेबल नहीं है, एंड रोलिंग रिटर्न के बेसिस पे देखें तो 3 और 5 इयर्स के रोलिंग रिटर्न्स पे काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है। सो ये कुछ फंड्स हैं जो मेरे को पसंद हैं एंड इन्वेस्टर्स देख सकते हैं इनको। ठीक है, ठीक है, तो आपको बताए गए हैं पैसिव फंड्स कौन से आप ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। और हमने शो की शुरुआत में जिक्र किया था जब एसेट एलोकेशन की बातचीत की थी कि थोड़ा सा आपका इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, तो उस हिसाब से आप गोल्ड भी ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, गोल्ड ETF या फिर गोल्ड फंड के थ्रू, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। फटाफट से बातचीत करते हैं अब शशि कुमार प्रजापति से, बिहार से फोन लाइन पर है। शशि जी नमस्कार, आपके गोल्स काफी सारे हैं और आपके पोर्टफोलियो की डिटेल्स हमारे पास हैं। अब आप बताइए क्या ऐड करना चाहते हैं आपके क्वेश्चंस में, ताकि फटाफट हम प्रबलीन से व्यू लें आपके पोर्टफोलियो पर। जी नमस्कार मैम, मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसमें
पोर्टफोलियो ओवरलैप तो नहीं हो रहा है। लार्ज कैप जैसे एक्सिस ब्लू चिप है और कैनरा रोबो इमर्जिंग इक्विटी उसमें भी लार्ज कैप है, तो उसमें कुछ ओवरलैप तो नहीं हो रहा है। बस एक चीज बता दीजिए शशि जी, आप जो ये एसआईपीस कर रहे हैं कितने वक्त से कर रहे हैं? 2016 से कर रहे हैं। 2016 से कर रहे हैं, यानी 6 साल आपको ऑलमोस्ट हो चुके हैं। तो प्रबलीन, इनके पास ऑलमोस्ट 7 फंड्स हैं, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, नेस्डैक इंडेक्स फंड भी है इनके पास, लेकिन फ्लेक्सी कैप में इनका डुप्लीकेशन हो रहा है। तो पहले तो बताइए सजेशन क्या रहेगा और इनके गोल्स पर आपके कमेंट्स। बिल्कुल, अभी जो एलोकेशन है इनकी करीबन मेरे ख्याल से 20,900 के करीब है। 8 फंड्स के हिसाब से थोड़ी ज्यादा है दीपाली, क्योंकि बहुत कम अमाउंट, किसी में 2,000 जा रहा है, किसी में 2,500 जा रहा है। तो आई थिंक नंबर ऑफ फंड्स थोड़े ज्यादा हैं, डेफिनेटली रिड्यूस कर सकते हैं। जो टारगेट अमाउंट्स हैं, कुछ टारगेट्स इनके 8 साल दूर हैं, कुछ 12-13 साल, और फिर रिटायरमेंट का इनका 24 साल दूर है। तो एक चीज जो इनने अमाउंट्स दिए हैं अपने टारगेट्स के, मुझे ऐसा लग रहा है एक बार जरूर रिव्यू करके देखें कि क्या इनने इन्फ्लेशन को सही से उसमें जोड़ा है, और स्पेशली जो अपना रिटायरमेंट कॉर्पस है वहां पे आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशंस भी बहुत जरूरी हो जाती हैं कि जैसे आपने 2 करोड़ कल को कमा लिए, जो आपका टारगेट है, तो उससे जब आप अर्न करेंगे, आप कितने % को लेके चल रहे हैं कि आप अर्न करेंगे, बिकॉज बहुत दूर है लक्ष्य 24 साल, तो उसकी कैलकुलेशन सही होनी जरूरी है, वरना कल को स्ट्रेस में आ सकते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेस में। बेसिकली अपने गोल्स को पाने के लिए दीपाली, अगर हम करंट उस पर भी देखें तो इनको और करीबन 25 से 27 हजार की SIP करने की जरूरत है अपने गोल्स के लिए। और जैसे जैसे अपने गोल्स के करीब आ जाएं, पैसा डेट में डालते रहें इक्विटी से निकल के, ताकि कोई लास्ट मिनट मार्केट करेक्शंस उनके पोर्टफोलियो को उतना कोई इम्पैक्ट ना करें। नास्डैक 100 जो है वो अभी करेंटली सस्पेंडेड है क्योंकि मोतीलाल का है, और यहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, जबकि अभी यूएस मार्केट्स डाउन है। तो इसको अभी के लिए क्योंकि इंडियन मार्केट्स में भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा उतार चढ़ाव चल रहा है दीपाली, जब तक ये खुलता नहीं है फंड, मैं सजेस्ट करूंगी कि ये 2,500 एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट की तरह अपने किसी एग्जिस्टिंग फंड में डाल सकते हैं, जैसे कि अपने ब्लू चिप फंड में डाल सकते हैं प्रोबेबली, या अपने इमर्जिंग इक्विटी फंड में डाल सकते हैं जब तक ये खुलता नहीं है। और जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स मैंने बताई हैं, वहां पे अगेन थोड़ा सा मेरा रुझान रहेगा कि इवेंचुअली इनमें से केटर करके चलें कि ये फंड मेरा इस गोल के लिए है, और उसके बाद एक आधा पैसिव फंड, स्पेशली जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है उनका रिटायरमेंट का, उसके लिए जरूर जोड़ें। नास्डैक डेफिनेटली पैसिव है, पर इंडियन उसमें भी, बिकॉज बहुत लंबा लक्ष्य है। अदरवाइज जो इवन दो फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं वहां पे बहुत ज्यादा ओवरलैप नहीं है, कैनरा रोबेको और एक्सिस में है ओवरऑल लार्ज कैप पोर्टफोलियो, बट ये जो इनके 8 साल वाले लक्ष्य हैं उनके लिए बेटर रहेगा कि थोड़ा लार्ज कैप ओरिएंटेड पोर्टफोलियो हो इस टाइम पे, इसलिए मैं बहुत फंडामेंटली कोई चेंज यहाँ सजेस्ट नहीं करना चाहूंगी। ठीक है, तो ज्यादा चेंजेस की जरूरत नहीं है आपके पोर्टफोलियो में। इन्वेस्टमेंट्स आपको डेफिनेटली रेस करनी होंगी, और जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं भी लगभग 21,000 के आसपास का, वो काफी नहीं है। तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े, हम अपने तमाम व्यूअर्स को ये सजेस्ट करते हैं कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को भी इंक्रीज कीजिए, इन्फ्लेशन फैक्टर को भी अपने दिमाग में रखिए जब भी आप अपने फ्यूचर को प्लान करते हैं फाइनेंशियली। चलिए, सवाल तो इतने ही शामिल करेंगे, लेकिन प्रबलीन, हर रोज इस शो में हम हमारे एक्सपर्ट से उनकी टॉप चॉइसेस पूछते हैं, स्पेशली उन व्यूअर्स के लिए जो पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत करना चाहते हैं। तो प्लीज बताइए आपकी चॉइसेस क्या हैं? जी दीपाली, सबसे पहले तो मैं बोलूंगी जो अगर आज की तारीख में अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं और आगे चल के उनका 20 से 30 साल का लक्ष्य है अपने गोल्स के लिए, तो एक कोर और एक पेरिफेरल अप्रोच लेके चलें, जहां पे उनका जो कोर है वो एक लार्ज कैप इंडेक्स और एक मिड कैप इंडेक्स से बनाएं, और उसके बाद एक फ्लेक्सी कैप फंड की जैसे उसमें एक एडिशन कर सकते हैं, बिकॉज जो आपके इंडेक्स फंड्स होते हैं वो भी हर टाइप का आपको एलोकेशन नहीं दे पाते हैं, वहां पे कुछ अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाती हैं जो फंड मैनेजर पकड़ पाते हैं। तो मेरी चॉइस रहेगी कि एक फ्लेक्सी कैप फंड ऐड हो जाए, जैसे मैंने बताया डीएसपी का अच्छा है, एक्सिस का अच्छा है। इसके अलावा जो कोर है वो एक मिड कैप 150 के साथ बना सकते हैं, और एक लार्ज कैप निफ्टी इंडेक्स के साथ। इसके अलावा दीपाली, इवन अगर कोई अपनी एलोकेशंस करना चाहता है डेट की तरफ, जहां पे उनको अपना एग्जैक्टली टाइम पता है कि मेरे को 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है या मुझे 4 साल के लिए, वहां पे टारगेट मैच्योरिटी डेट फंड्स का भी मैं सुझाव दूंगी कि कर सकते हैं। यील्ड टू मैच्योरिटी करीबन 7-7.5% पे है, बट वहां पे उनका पैसा उतना टाइम रुकना चाहिए, वरना इंटरेस्ट रेट रिस्क बहुत हाई रहेगा। बिल्कुल, तो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो यहाँ पर प्रबलीन ने सजेस्ट किया है।
आपकी स्क्रीन पर है, नोट कर लीजिए और अपने पोर्टफोलियो का श्री गणेश कीजिए। शुक्रिया प्रबलीन आने के लिए शो में, हमारे व्यूअर्स की हेल्प करने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। और इसी के साथ यो मनी में तो इतना ही। खबरों पर अपडेट के लिए CNBC आवाज के साथ रहिए, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक के जरिए। नमस्कार।